एक दिक्कत ये भी होती है कि बच्चा जब साइंस स्ट्रीम में जा रहा होता है, उसको नहीं पता कि वो 10th तक तो काफ़ी इजी था जर्नी, पर जैसे ही वो 11th शुरुआत करता है तो वो एक बहुत बड़ा एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो एवरी ईयर यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें आके ये बोलते हैं कि मेरे को लगता था 10वीं तक तो कि मेरा मैथ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और वो ही अब सबसे ज़्यादा वीक हो गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि वो बच्चे जो है उनको एक वैल्यू पता लगे, उनको ये जर्नी जो है उसको ये समझ सकें और कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। जेई मेंस, जेई एडवांस से लेके आईआईटी तक की जो जर्नी होती है, ये भी कि जिस बच्चे ने 9th-10th में समझ के पढ़ाई की हो उसके लिए ये जर्नी बहुत स्मूथ है, उसके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत स्मूथ है। जिसका ब्रेन इस लेवल पे डेवलप हो जाता है 9th-10th में ना, उसको 11th-12th काफी इजी लगेगा। उसे लगेगा कि पता नहीं क्यों बोल रहे थे कि आईआईटी इतना टफ है, इतना तो टफ नहीं है। बट जिस बच्चे ने यूजली रट के पढ़ाई की है, जिसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस तक रट लेते हैं कि उसका सोल्यूशन ऐसे आता है विदाउट समझे हुए, बोर्ड के साथ जेई करें या फिर जेई के साथ बोर्ड करें, मतलब मेजर क्या होना चाहिए उनका जो फोकस है? बोर्ड के साथ जेई करना आई विल से कि ऑप्टिमम नहीं है मेरे हिसाब से। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो जेई और नीट की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और इसी वजह से हम एक जेई एक्सपर्ट या फिर कहें तो एक ऐसे गेस्ट को यहाँ पर लाए हैं जो कि आपके उन सारे सवालों का जवाब दे सकता है जो कि एक्सपीरियंस कैरी करता है 20 साल से जेई के बच्चों को पढ़ाने का, हज़ारों लाखों बच्चों को जिन्होंने जेई में सेलेक्ट कराया है, आईआईटी में सेलेक्ट कराया है, ठीक है, और जिन्होंने जो अपने आप से जो खुद एक आईआईटीएन है, आईआईटी दिल्ली से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, और उसके बाद जब इंडिया से कई आईआईटीएंस इंडिया छोड़ के बाहर जाके अपने आप को अपना फ्यूचर देखते थे। ऐसे में इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इंडिया में ही रहना है और इंडिया के लिए ही कुछ करना है। ये कूद पड़े आईआईटी के उस प्रिपरेशन वाले सेगमेंट में जहाँ पर इन्होंने हज़ारों लाखों बच्चों को अपना नॉलेज दिया, ठीक है, जिनको गॉड ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। हमारे साथ है मोहित त्यागी सर। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू संजीव जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक्स अ लॉट सर। मैं सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आपके समय के लिए, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इनफैक्ट हमारी सारी जनता जाननी चाहती है कि मोहित त्यागी सर और उसके बाद द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, ये जर्नी, इसके बारे में सर थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। कैसी रही ये जर्नी आपकी? अच्छा, इसमें मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था तो 2001 में मैंने पास आउट किया और उसके बाद ऑफ कोर्स आई गॉट ए जॉब इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो उस टाइम तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं पढ़ाने के लिए, मतलब मेरा कोई ऐसा सच इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम तक। बट जो कंपनी जो मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने जो मेरे को ज्वाइनिंग दिया उसमें 2-3 महीने का गैप था। तो मुझे लगा खाली बैठे हैं, डिग्री मिल चुका है, 2-3 महीने क्या करते हैं। तो वहीं पास में एक इंस्टीट्यूट था आईआईटी दिल्ली के पास में, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए ऐसे ही पढ़ा लेते हैं। मतलब वो जो टाइम था उसको यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई स्टार्टेड। और वैसे मैं ये बता दूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि टीचिंग में कर भी पाऊंगा, स्टेज पे खड़ा भी हो पाऊंगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड, और उसके बाद जैसे मैंने लगभग 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने मेरे को फर्स्ट बैच ऐसे ही दे दिया विदाउट किसी ट्रेनिंग के। उस बैच में फिर जो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन था वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि सहयोग किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एंड एट दैट टाइम आई फाउंड के शायद मैं टीचिंग के लिए ही बना हूँ, क्योंकि मेरे को जो ऑन बोर्डिंग था वो बहुत ही स्मूथ था। प्लस टीचिंग में ये भी था जो आपने भी बोला कि मेरे को बहुत स्ट्रांग ये इंक्लिनेशन था कि मैं इंडिया में ही रहना है, मेरे को बाहर जाना ही नहीं है। तो आई फाउंड दिस करियर, मतलब मनी वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, एज वेल एज एक जो सेटिस्फैक्शन है, प्लस जो एक ये चीज़ है कि आप इंडिया में रहने की जो अपॉर्चुनिटी है वो इसमें मेरे को मिल रहा था। तो फिर मैंने वो सॉफ्टवेयर वाली चीज़ छोड़ दी और फिर कंप्लीटली इसी फील्ड में आ गया। ओके, बहुत बढ़िया सर। ये जो सोच है कि इंडिया में ही रहना है, ये मेरे ख्याल से अपने आप में ये साबित करता है कि सिर्फ पैसे के लिए
अपने करियर को चुनना नहीं है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और सर हम अगला सवाल जो है, मैंने एक्चुअली क्या किया ना कि जो कुछ क्वेश्चंस है इसमें से वो ऐसा है कि हमने कल एक गूगल फॉर्म थ्रो किया था हमारे कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब पर। Okay. और जो रियल टाइम में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो इश्यूज है, उनकी जो क्वेरीज है, उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। Sure. तो जी, तो मैं मतलब ये एक समझना है कि आपका जो जर्नी रहा है आईआईटी का, मतलब क्या प्रोसेस रहा, आप कैसे आपने क्रैक किया, कैसे तैयारी करी, और मतलब तैयारी जब आपका सिलेक्शन हुआ तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं मतलब यूपी से बिलोंग करता हूँ, और जो मैंने 12th तक की पढ़ाई की थी वो यूपी में एक जगह है एटा, और छोटा सा टाउन है। मतलब मेरे से पहले एज सच आईआईटी में उस टाउन से कोई भी नहीं निकला था, मतलब एक पर्सन निकला था मेरे से 5-6 साल पहले। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मतलब बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, आई वुड से बहुत ज़्यादा की तो दूर बात है। हमने एक रुड़की इंजीनियरिंग उस टाइम पे एक सेपरेट एग्जाम होता था, जैसे आजकल तो वो आईटी में क्लब हो गया, केवल उसका नाम सुन रखा था। 12th में लगभग 12th आधा निकल गया होगा, तब मैंने पहली बार आईटी का नाम सुना कि आईटी जैसी कुछ चीज़ होती है। फिर हमने उसके बारे में पता किया कि आईटी है क्या। तो उस टाइम पे वहाँ पे लोअर एज लिमिट भी थी, एंड 12th के साथ मैं दे नहीं सकता था, बिकॉज जो मेरी एज थी वो आई वॉज अंडर एज अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैंने कहा ठीक है, 12th के बाद ड्रॉप करेंगे एंड आई विल गेट सेलेक्टेड। बचपन से जैसे क्लास में बोलते हैं ना कि क्लास में फर्स्ट आना ही था, तो उस टाइम पे तो मैंने बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सीरियसली नहीं लिया मुझे कि पढ़ेंगे हो ही जाएगा सिलेक्शन। फिर जब अगले साल ड्रॉप लेके स्टार्टिंग किया प्रिपरेशन, तो एक तो मैंने 12th तक की जो पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से की थी, और जो मैंने ड्रॉप लिया उसके लिए मैं दिल्ली में जाके मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया। वहाँ पे सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम थी, तो 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई। पहला चीज़ तो अपने आप को जैसे बोलते हैं ना ओवर एस्टिमेट करना। मेरे को लगता था कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बचपन से जैसे वो बोलते हैं ना कि एक फॉल्स नैरेटिव होता है छोटे से प्लेस में क्लास में फर्स्ट आने पे कि आपको बहुत बड़ी तोहफा, आपको सब कुछ आता है। तो उस तरह की फीलिंग थी। तो पहली बार घर से बाहर आना एक वो चीज़ हो गया, वो एक नेगेटिव था कि घर में तो प्रोटेक्टिव माहौल रहता है। दूसरा चीज़ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांजिशन हो गया कि वहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में चल रहा था। तो भले ही आपको टर्म समझ में आता हो, बट थोड़ा सा टाइम लैग होता है उसको समझने के लिए टीचर ने क्या बोला। तो इनिशियल का जो टाइम है आई विल से कि वो काफ़ी आई वुड से कि काइंड ऑफ यू कैन से कि डिप्रेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि इतना सोचा नहीं था कि इतना प्रॉब्लम होगा। बट जैसे लोअर मिडिल क्लास से थे हम, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं था, कंटिन्यू करना ही था, मतलब और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। शायद दूसरा ऑप्शन होता तो मैं छोड़ देता उसमें। तो कंटिन्यू करते रहे। 2-4 महीने बाद जैसे बोलते हैं कि आई गॉट हैंग ऑफ इट, फिर चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ लगने लगा, और मेहनत करने में तो खैर पहले से ठीक ठाक थे, मतलब मेहनत हो जाती थी। और ड्रॉप ईयर में फिर लास्ट में सिलेक्शन हो गया मेरा, तो सिलेक्शन के टाइम काफ़ी अच्छा लगा। और उम्मीद नहीं थी कि मतलब जिसको ये बोलते हैं कि शुरू में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन भी होगा, बट जैसे जैसे जब मेहनत करने लगे और जिस कोचिंग में पढ़ाई जा रही थी वो भी रैंक प्रोजेक्ट करते थे, तो वहाँ पे जो मेरे टेस्ट में मार्क्स आते थे, मतलब 3-4 टेस्ट के बाद, शुरू में तो नहीं, 3-4 टेस्ट के बाद मेरे जो मार्क्स आते थे वो काफ़ी ठीक ठाक थे, मतलब दे यूज टू अप्रिशिएट, वो बोलते थे 500 के अंदर रैंक आ जाएगी। और लास्ट में जो मेरा रैंक था वो 400 के अराउंड आया, 394 था आईटी के अंदर। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी फीलिंग आई, उस टाइम पे लगा कि चलो जो मेहनत है वो सफल हुआ। और फिर आई चोज आईटी दिल्ली, और फिर आईटी का कैरियर स्टार्ट हो गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिग्री की थी? हाँ जी बिल्कुल, आईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट। तो ये मैथ का इंटरेस्ट सर कैसे, मतलब आप ऑफ कोर्स आईआईटी है तो मैथ तो होगा ही, पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैथ का टीचर ये कैसे हुआ? अब इसमें भी ऐसा था, जैसे मैंने बताया था ना कि जो टीचिंग की तरफ आना हुआ वो बाई चांस ही आना हुआ, कि जो मेरी जॉब में गैप था ना 2-3 महीने का, उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं जो हमारे आईटी दिल्ली के पास में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैं चला गया। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो मैंने कहा केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाएंगे, दैट वाज माय हॉरिबल सब्जेक्ट। मैंने कहा फिजिक्स और मैथ कोई भी दे सकते हो। तो उन्होंने ये बोला कि हमें मैथ्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप मैथ कर दे दो। तो उन्होंने डेमो लेक्चर लिया और कुछ पेपर भी सॉल्व करने के लिए दिया, तो उसमें आई डिड वेल। तो उन्होंने उसी टाइम पे मेरे को हाथ के हाथ ही ऑफर लेटर दे दिया कि आप कल से ही आ जाओ ज्वाइन करें, क्योंकि उनको मैथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसा कोई सोचा हुआ नहीं था। पर्सनली मेरा फिजिक्स ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट था, जब मैं प्रिपरेशन करता था वो मेरा ज़्यादा लाइकिंग का सब्जेक्ट था। तो इसमें तो बाई चांस ही आ गया, आई वुड से। जी,
और तो इसका मतलब ये जो टाइटल है गॉड ऑफ मैथ, ये एक्चुअली गॉड ऑफ फिजिक्स भी हो सकता था कि हाँ सर बिल्कुल। ये टाइटल बच्चों ने हालांकि प्यार से दिया हुआ है, पर इसके बारे में आपको कब पहले पता चला था ऐसे? इसमें बेसिकली मेरे को तो कई सालों बाद ऐसा पता लगा कि पढ़ाते हुए, जैसे पहले मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया पढ़ाना, उसके बाद आई शिफ्टेड टू कोटा 2002 में। फिर उसके 1-2 साल बाद मैंने वहाँ पे बंजर क्लासेस था पहले, मतलब अभी भी है, बट उस टाइम पे अपने प्राइम पे था, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो एक ऐसा ही छोटा सा इंसिडेंस है कि यूजली एक पर्टिकुलर चीज थी जो सभी जगह गलत पढ़ाई जा रही थी उस टाइम पे। फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट था, तो एक बच्चे ने बंसल सर को क्लास में, जैसे बोलते हैं ना, अटका दिया। उन्होंने बोला कि ये अगर ऐसे है तो ये तो ऐसे होना चाहिए। तो बंसल सर क्लास से बाहर निकले, मैं भी अपनी क्लास लेके बाहर निकला। तो सर ने मेरे से पूछा कि ये कैसे होगा। अब बाई चांस ये है कि वो मैंने पहले से कर रखा था, मेरे को पता था कि उसका आंसर क्या है, तो मैंने वो तुरंत आंसर दे दिया। तो इस बात पे बंसल सर को लगता था कि मेरा कैलकुलस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने टाइटल पहली बार दिया था कि यूर गॉड ऑफ कैलकुलस। अब बच्चों ने उस चीज को गॉड ऑफ मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। मेरे को तो सोशल मीडिया के थ्रू कई साल बाद पता लगा कि ऐसा भी कुछ चीज एग्जिस्ट करता है। पर्सनली वैसे मेरे को गॉड जो बोलते हैं वर्ड सुनने में थोड़ा अटपटा अजीब लगता है, तो बट ठीक है। अब लेकिन हर बच्चे अपने प्यार से जी हाँ, तो वो एक चीज है जो हमको अच्छी लगती है। हाँ जी। और सर पर्सनली जब भी मैंने आपके सेशंस देखे हैं, लेक्चर्स देखे हैं, जिस तरीके से आपसे कम्युनिकेशन हुई है, जब भी हुई है, तो आप एक मतलब जिस तरीके से बच्चों को लगता है और जो है भी कि आप टीचिंग में आप एक सीरियस टीचर, एक हार्डकोर टीचर की तरह आपका प्रेजेंस है। बिल्कुल। मतलब मुझे ये जानना है कि पर्सनल लाइफ में आप क्या ये सेम है या फिर थोड़ा सा मस्ती और ये सारी चीजें होती है? इसमें मैं बोलूँगा कि अपना मतलब टीचिंग करियर से शुरू होने से पहले तक तो आई वाज हाईली इंट्रोवर्ट और सीरियसनेस ही इधर रहता है। अभी भी वो है, बट जो मेरे जो पर्सन, जो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेंबर जो बहुत क्लोज हैं, उनके साथ तो आई एम जस्ट लाइक एनीबडी एल्स एंड क्रैकिंग जोक्स। बट यूजली अगर कोई बंदा मेरे से पहली बार मिलता है या जो भी मेरा पहला इंटरेक्शन होता है उसके साथ आई एम स्टिल द सेम। आई मतलब हार्डली आई विल स्टार्ट एनी, जिसे बोलते हैं ना, कॉन्वर्सेशन। वो इंट्रोवर्टनेस जो है वो अभी भी है कहीं ना कहीं, आई वुड से। सर इसमें ना एक एक्चुअली इस पूरे कॉन्वर्सेशन का जो एजेंडा है वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जो मेजॉरिटी स्कूल लेवल में हैं, और ऐसे भी कई हमारे बच्चे हैं जो 10th के बाद अब 11th या 12th में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि वो बच्चे जो है उनको एक वैल्यू पता लगे, या उनको ये जर्नी जो है उसको ये समझ सकें और कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। जेई मेंस, जेई एडवांस से लेके IIT तक की जो जर्नी होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो अभी जो मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके, मेरे ख्याल से आप 20 साल से ज़्यादा का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो जितने भी आपने बच्चे देखे हुए हैं, क्या लगता है कि मतलब ऐसे बच्चे जो 90+ 95+ यानी 10th में जो टॉप करते हैं, वो बच्चे आगे जाके ज़्यादा सक्सेस पाते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर जेई बात करें, या फिर वो बच्चे जो 10th में धोखा खाए थे, किसी कारणवश कोई भी रीज़न की वजह से वो कम मार्क्स आया, बट उनके अंदर वो जज्बा था कि वो करेंगे, तो कौन सी कैटेगरी के बच्चे जो है वो ये कर पाते हैं? परसेंटेज वाइज अगर आप बोलोगे तो मिक्स्ड सा चीज है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि जो 70-80% की लाइन में आने के बाद भी वो IIT JEE में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि बोर्ड में, जैसे मैं कुछ साल पहले की बात करूं, मैंने कोई डेटा पढ़ रहा था कि मैथ्स में CBSE में 10th क्लास में 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे शायद 2 लाख के आसपास थे, जहां तक मेरे को याद है। तो ऑफकोर्स IIT JEE में तो 10,000 सीट्स हैं, तो इवन 100 में से 100 अगर किसी बच्चे के हैं भी, तो भी वो कोई गारंटी नहीं कि IIT में होगा, तो भी कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। बट आई वुड से कि दोनों जो एग्जाम है उसमें डिफरेंस है। बोर्ड में क्या है कि काफी बच्चे रट के पढ़ते हैं, मतलब वो क्या है, पिछले कुछ साल के पेपर कर लिए और उसे फेयरली आइडिया लग जाता है कि पेपर किस टाइप का आता है। IIT JEE में यू विल फाइंड के अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो जब 11th में पहली बार बच्चा आता है हमारे पास, तो एवरी ईयर यू विल फाइंड
एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें आके ये बोलते हैं कि मेरे को लगता था 10वीं तक तो कि मेरा मैथ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और वो ही अब सबसे ज़्यादा वीक हो गया है, मेरे को तो अब मैथ से ही डर लगने लगता है। तो उसका रीज़न ये है कि 10 से 11th में एक तो क्वांटम जंप आता है उससे, दूसरा एक रीज़न ये भी कि जिस बच्चे ने 9th-10th में समझ के पढ़ाई की हो उसके लिए ये जर्नी बहुत स्मूथ है, उसके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत स्मूथ है। बट जिस बच्चे ने यूजली रट के पढ़ाई की है, जैसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस तक रट लेते हैं कि उसका सोल्यूशन ऐसे आता है विदाउट समझे हुए कि एग्जैक्टली ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों लिखा गया, उसको मान लिया कि ऐसे लिखा गया रादर देन अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे बच्चे को आगे चल के दिक्कत होती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो दोनों तरह के बच्चे हैं। मतलब पहले 2-3 महीने के लिए मैंने देहरादून में ही पढ़ाया था और देहरादून में तो मतलब सो कॉल्ड बेस्ट स्कूल्स हैं वहाँ पे। हाँ, एक बार मैंने जैसे जब मैं पहली क्लास में गया, मैंने ऐसी ये आज से 20 साल पहले की बात है, मैंने बच्चों से पूछा कि मार्क्स क्या हैं आपके, तो पूरी क्लास में ICSE बोर्ड के बच्चे थे मैक्सिमम, उसमें 95% से नीचे मेरे को कोई भी बच्चा नहीं मिला। सब 97, 98 इस लाइन पे बच्चे थे। बट जब हमने पढ़ाना चालू किया तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग या ग्रेस्पिंग पावर थी, वो आई विल से कि 1-2 बच्चों को छोड़ के बहुत ही ज़्यादा वीक थी। तो आई वॉज जैसे बोलते हैं ना कि हाईली सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो गया कि इतना अच्छा परसेंटेज वाले बच्चे भी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं तो बेसिकली 9th-10th वाली चीज़ों को ही आगे एक्सटेंड करके पढ़ा रहा था। तो परसेंटेज का ऐसा कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के चीज़ें हैं। बट मैं ये जरूर बोलूँगा कि जो बच्चा अभी 9th या 10th में प्रिपरेशन कर रहा है वो समझ के पढ़े, क्योंकि ये फॉर्मेटिव ईयर्स में इस एज में हमारा ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, तो उसको सोचने की आदत होनी चाहिए। तो रादर देन वो हम 11th-12th में डालें, 9th-10th से हमें स्टार्ट करना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग वी शुड क्वेश्चन मार्क के इस स्टेप के बाद ये कैसे हो गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सोचना चाहिए। भले ही अगर मान लें उसको नहीं समझ में आता है, टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट जब तक हम दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे वो थिंकिंग एबिलिटी जनरेट नहीं होगा। एंड इट इज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम 9th and 10th इन माई ओपिनियन। बहुत बढ़िया सर। ये एक्चुअली मैं भी अपने बच्चों को काफ़ी टाइम यही बोल रहा होता हूँ कि हाँ जी, सिर्फ मार्क्स लाने पे अगर आप फोकस करोगे तो वो कहीं ना कहीं आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप थोड़े कम नंबर भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ के वो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपका एक इंस्टीट्यूट भी है, ऑफ कोर्स आपका यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी सर का तो है ही, हाँ जी, जिसके थ्रू मैं ये भी जानता हूँ कि आपने 2013 में जो मैथ के जेई एडवांस के प्रीमियम लेक्चर्स आपने उस वक्त अपलोड किए थे, कंप्लीट मैथमेटिक्स के, और हज़ारों लाखों बच्चे वहाँ से पढ़ के सेलेक्ट होते हैं। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैंने कई ऐसे टीचर्स, मैथ्स के ऐसे अच्छे टीचर्स जो हैं, जो जेई के हैं, उनके थ्रू सुना है कि वो आपके लेक्चर्स को फॉलो करते हैं यूट्यूब पर और उनके थ्रू वो काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है सर। इसके अलावा आपका इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरफ आप पढ़ा रहे होते हो। तो उसमें एक स्टैट ये भी है कि जेई एडवांस में, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस में जो सिलेक्शन है, अगर उन सिलेक्शंस की बात करी जाए, जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस होते हैं, उन टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपका नाम बहुत ही प्राइम है। तो आप लोग ऐसा क्या अप्रोच रखते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है वो एडवांस को क्रैक कर पाते हैं और इजीली कर पाते हैं? इसमें संजीव जी आई वुड से कि हमें ये समझने की जरूरत है कि जो 11th-12th में बच्चा तैयारी कर रहा है उसके वो कैरियर का सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना, पीरियड है। वहाँ पे हम टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आज से 20 साल पहले या आज के IIT JEE में डिफरेंस क्या है? IIT JEE में पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली एडवांस में, हमेशा ही नए क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो अभी फ्रेशली बनाया गया है वो कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में। इक्का दुक्का कभी मिल गया तो वो अलग बात है। तो पिछले 20 साल के अंदर जितने भी पेपर्स आए होंगे उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हुए होंगे, उसमें डिफरेंट मैनिपुलेशंस यूज हो गया होगा, वो सारा चीज हमारा सिलेबस में ऐड हो जाता। एक तो आपका नॉर्मल पढ़ाई है ही, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ही, बट ये जो अलग अलग क्वेश्चन में जो स्पेशली मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा होता है कि जो मैनिपुलेशन वाला पार्ट है, एक नई तरह की मैनिपुलेशन जिस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, वो हमारे सिलेबस में ऐड होता चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कोर्स अब बहुत ज्यादा बल्की हो गया है।
उसकी वजह से क्या हो गया कि बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो दो तरह की चीज़ है, एक जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा फोकस मतलब हम बच्चों को ये समझाते हैं कि अभी ये जो तुम्हारा टाइम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी बच्चे का कैलिबर मान लिया 500 रैंक लाने का है और वो अगर थोड़ा सा सीरियस नहीं है, उसका 1500 रैंक आया, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्योंकि आगे जो उसका प्रोफेशनल कैरियर है 30-40 साल का, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कुछ एक्सटेंट तक कि वो किस आईआईटी में गया है, किस ब्रांच में उसने किया है। तो भले ही वो सेलेक्ट हो गया हो, बट हो सकता है उसने अपने पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइज ना कर पाया हो। फिर एक क्लास ऑफ इंस्टीट्यूट ऐसा भी है कि जो बच्चे को खुश रखने में बिलीव रखता है। मतलब हमने तो क्या कहा कि अगर आप हमारे यहाँ पढ़ोगे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट। हम बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एकेडमिक लोड रहता है ताकि जो बच्चे की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उसका बेस्ट रैंक ला पाए। दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे करते हैं, जैसे बच्चे हर तरह के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको पेरेंट्स ने पुश करके भेजा होता है आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए, वो खुद नहीं करना चाहते, तो उनमें सीरियसनेस का अभाव होता है। तो ऐसे बच्चों को खुश करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि वो जोक क्रैक करना, बहुत माइल्ड पढ़ाना, हल्का हल्का आजकल पढ़ाना। उसमें भी आजकल कोई ऐसा मैंने देखा है कई बार कि उसमें कोई लिमिट नहीं बची है, जो Exactly. जो है वो लाइन से पार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको जोक बोलना अलग बात है, वो वल्गैरिटी की तरफ भी जा रहा है। मतलब आई विल से कि ये व्यवसायीकरण है एजुकेशन का। तो हम उस टेरिटरी में कभी नहीं जाते। मतलब हम बोलते हैं कि हमें नॉन सीरियस बच्चा चाहिए ही। हमें तो केवल वो बच्चा चाहिए कि जिसको ये पता हो, जिसके साथ हमारे गोल अलाइन हो, जिसको ये पता हो कि ये 2 साल अगर वो मेहनत करेगा तो अगले 40 साल, 30-40 साल जो भी उसका प्रोफेशनल कैरियर है वो आराम से कटेगा रिलेटिवली। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सीरियस पढ़ाई डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल लास्ट तक। तो वो जो मेहनत है बच्चों की, वही रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म होती है। तो ऐसा मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस सिस्टमैटिकली पढ़ाया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे पास टीम है उसको 20 साल पढ़ाने का अनुभव है, हर तरह के बच्चे पढ़ा रखे हैं, रैंक टॉप 10 से लेके जिसकी 1 लाख रैंक आती है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे करिकुलम में, मटेरियल में रिफ्लेक्ट होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। बहुत बढ़िया। मतलब इसमें ये है कि बच्चे के अंदर भले ही आग ना हो, लेकिन वो लौ होनी चाहिए, वो छोटी सी चिंगारी जरूरी है। हाँ जी, जिसको आप लोग आग बना दोगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे बच्चा जब 11th-12th में होता है, कई तरह की मन में बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत कुछ है। तो मतलब किस तरह का बच्चा एग्जैक्टली जो 11th-12th में है या ड्रॉपर अपने ईयर में है, तो वो किस तरह का माइंडसेट वाला बच्चा होता है? ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो आईआईटी क्रैक कर पाता है? मतलब आपने कोई कॉमननेस देखा होगा उनमें, तो वो क्या चीज़ है? अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करें, एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली देयर दोनों साइड पे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात पता होती है कि ये जो 1 साल 2 साल है, या फिर किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया है तो ये ड्रॉप ईयर जो उसका है वो उसकी लाइफ का फॉर्मेटिव ईयर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है। तो जो उनका फोकस होता है वो हाईली फोकस्ड बच्चे रहते हैं। सबसे पहला चीज ये है, जब उनका फोकस रहता है, उनको पता है कि अगर वो किसी भी तरह की मक्कारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का एक्सक्यूज देने की कोशिश करें तो नुकसान उसी का होगा। तो जो कॉमन ट्रेट है वो सबसे पहला चीज फोकस हो गया। दूसरा डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि ऐसा बच्चा 1 या 2 साल तक लगातार 10 से 12 घंटे डेली पढ़ता है। वो परसिवरेंस के साथ उसको करना पड़ेगा। हाँ जी, शुरू में दिक्कत आती है, बट 1-2 महीने बाद जब सेट हो जाता है ना, मतलब जब बच्चे को गोल दिखाई दे रहा था कि मेरे को आईआईटी में अपनी बेस्ट पॉसिबल रैंक लानी है, अब उसको अचीव करने के लिए अगर दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। तो ऐसा बच्चे के अंदर बाकी क्वालिटी अपने आप आ जाती है कि जैसे डिसिप्लिन हो गया, फिर एक प्लानिंग हो गया। बाकी 2 साल को तो हम ऐसे बोलते हैं कि तप की तरह है, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन उसकी लाइफ में नहीं होता है, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता है, और गैजेट वगैरह से तो हम बोलते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो केवल उसी टाइम पे यूज करो, उसके अलावा बिल्कुल भी यूज ना करें। उसकी बजाय अगर आपको कोई ब्रेक लेना है तो फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई भी सोशल मीडिया इस तरह की चीजें ना करें। तो वो बच्चा हाईली फोकस होकर पूरे 1-2 साल तक ऐसा पढ़ पाता है डिसिप्लिन वे में, और उसको ऐसा भी नहीं कि डेली मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। वंस इन ए ब्लू मून उसको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतनी, जैसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव पढ़ाई के बाद बहुत ज्यादा बर्नआउट फील होता है बच्चों को, दैट इज नेचुरल। बट उसको एक बूस्ट चाहिए होता है, शायद 2 साल में 2 बार या 1 साल में 1-2 बार, उसके बाद वो फिर वापस चालू हो जाता है जो उसको समझ में आता है।
ओके, ग्रेट। सर, जो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 7th में वो लोग मतलब अपने आगे की ईयर्स का पढ़ाई करते हैं, मतलब वो 8th में है तो वो 10th का पढ़ लेंगे, वो 9th में है तो वो 11th पढ़ लेंगे, और 10th तक आते आते उनका 12th भी कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे वाले बच्चे क्या प्रोडिजी होते हैं, या बस उनको वो जम के लगे रहते हैं और उनको पता है कि भाई हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, जब हम 11th-12th में होंगे तो हमको बोर्ड्स का प्रेशर नहीं होगा और हम आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे? तो एग्जैक्टली क्या होता है वैसे केस में? अब इसमें मैं बताऊं कि मेरे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। हमारे पास एक बच्चा ऐसा है कि जो 9th से पढ़ाई कर रहा है, 9, 10th, 11, 12th, ये ठीक है। अभी हमारे पास वो ड्रॉपर में पढ़ रहा है, बट उसके बेसिक्स बिल्कुल वीक है। मतलब 4 साल पढ़ने के बाद भी उसको लगभग ही इज एज फ्रेश एज 11th का जो बच्चा आता है। उसका रीजन ये है कि शायद उसने जो पढ़ाई की होगी वो किसी को दूसरे को देख के की होगी, और उसका ज्यादा फोकस इस बात में होगा रादर देन अंडरस्टैंडिंग के मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर उसने सरफेस लेवल पे कुछ कुछ पढ़ लिया बाकी लोगों को देख के। एक तो ये एग्जांपल हो गया, तो दैट इज नॉट गुड। मतलब इस तरीके की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ, उसने मेहनत भी किया, डेप्थ में वो गया नहीं। इससे तो अच्छा ये है कि हम जो 9-10th की पढ़ाई करें वो ढंग से करें, समझ के करें, जैसा मैंने बोला। क्योंकि मेरे को भी खुद याद है कि जब मैंने 9-10th की पढ़ाई की थी, मैं समझ के नहीं किया था, बहुत सारी चीजें तो हम ऐसे ही रट के पहुंच गए थे, स्पेशली ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स के अंदर। वो फिर बाद में जाके क्लियर हुआ, और क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है आगे चल के। तो अगर वो काम हम कर लें तो दैट इज सफिशिएंट, आप 11th-12th में आराम से क्रैक कर सकते हो। फिर डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, हमारे पास भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसने 7th क्लास में, मतलब आई वाज सरप्राइज कि उसने 7th क्लास में 12th तक की मैथमेटिक्स खत्म कर रखी है। और मैथमेटिक्स खत्म करने का मतलब ये नहीं कि बस सरफेस लेवल पे कर रखी, वेरी गुड एट इट। तो वो आई विल से कि ऐसा बोर्ड का पेपर सॉल्व कर लेते हैं वो लोग। बोर्ड का सर वो आई वुड मतलब मैंने उसे जेई एडवांस के क्वेश्चन दिए हैं, वो आराम से कर लेता है, आराम से, विदाउट किसी टेंशन के। अच्छा। तो ऐसे बच्चे तो डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड हैं, इसमें तो मैं ये बोलूंगा। बट अगर इस तरह की स्टेप लेने से पहले आई शुड मेक श्योर कि 9-10th, मतलब अगर कोई बच्चा 9th में जाके 11th का पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उससे पहले उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि 9th और 10th का उसका परफेक्टली तैयार है और समझ के पढ़ा हुआ है, रट के नहीं पढ़ा हुआ। देन ही कैन गो। मतलब जो दूसरों का देख के और सिर्फ अगर उस चीज को अगर वैसे सुपरफिशियली कॉपी किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई मतलब नहीं है वैसे। ओके। और सर ये भी है कि अब जो लेवल है आईआईटी, मतलब जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली पहले के हिसाब से, जैसे आपने जब एग्जाम्स जब आपने अपना जेई क्रैक किया था और अभी जो है उसमें डिफरेंस आया है? मतलब लेवल बढ़ा है या लेवल कम हुआ है इसमें? लेवल इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। टफनेस लेवल तो मोर और लेस सेम ही है, बट जैसे 90s में जब हमने पेपर दिया था तो 3 घंटे का पेपर होता था एक सब्जेक्ट का अलग से। और 1995 का मेरे को याद है, मेरे से 1-2 साल पहले जब पेपर था तो उसमें 3 घंटे के पेपर में 6 क्वेश्चंस थे। तो 6 क्वेश्चन करने के लिए अगर 3 घंटा दिया जा रहा है तो ऑफ कोर्स वो ओलंपियाड जैसे ही पेपर आता था उस टाइम पे। अभी क्या है कि 1 घंटे के पेपर में आपको एडवांस की मैं बात करूं तो भी 17-18 क्वेश्चन करने होते हैं लगभग, जो दिए होते हैं ना। तो सेम लेवल तो हो ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स इट हैज बीन डाइल्यूटेड अ लॉट। और उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो उतना टफ तो नहीं है, बट 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसा आता है क्योंकि उनको रैंक देना है तो पेपर वो ग्रेडेड ही बनाते हैं। अगर मान लिया 18 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो इसमें से 8-10 क्वेश्चन तो नॉर्मल से ही होंगे, 4-5 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे होंगे जिसमें खूब दिमाग खर्च होगा, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो डिसाइड करेगा कि पहले टॉप 10 के बच्चों को अलग अलग करने के लिए, वो फिर रियली में टफ होते हैं। ओके, मतलब मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस वो लेवल के नहीं होंगे। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर, जैसे आपने बताया कि ये एक लंबा जर्नी है। जैसे अगर कोई बच्चा 11th से भी प्रिपेयर कर रहा है तो 11th होगा, 12th होगा, और वो पूरा ओवरऑल जो 2 साल का पीरियड होगा, मतलब इसमें काफ़ी हाईज होंगे, काफ़ी लो होंगे। इमोशनली जो है बच्चा जो है काफ़ी, कुछ बच्चे होते हैं जो वीक पड़ जाते हैं, कभी टेस्ट में कम नंबर आया, कभी कोई और चीज़ हो गई। तो वैसे टाइम पे बच्चे का क्या थॉट होना चाहिए, क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? एक तो ये वैसे सुनने में थोड़ा इजी लगता है, बच्चों की मेंटालिटी को इस लेवल पे चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो
जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी मेहनत है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, दिस इज फॉर श्योर। तो पढ़ाई करते समय अगर हमारा ब्रेन क्यूरियस है और चीज़ों को समझने की कोशिश करे कि ये हो कैसे रहा है, कोई क्वेश्चन हो रहा है या कोई भी जैसे प्रोसेस हो रहा है, अगर हमारा ध्यान उस तरफ ज़्यादा है तो हमें डिप्रेशन कम आएगा। अगर हमारा ध्यान पूरा मार्क्स के ऊपर ही है और हम ये भूल गए कि इसमें नॉलेज का भी एक पार्ट है, केवल मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हैं, तो फिर हमें डिप्रेशन आता है उससे। अगर बच्चा नॉलेज के भूखा है और बाई चांस मान लिया आईआईटी में नहीं जा पाता, एनआईटी में या और किसी कॉलेज में जाता है, तो भी वो वहां से अच्छा कर लेते हैं। और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज आती रहती हैं कि जो बच्चा आईआईटी में नहीं है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी फाइन, क्योंकि उन्होंने जब प्रिपरेशन किया होगा तो वो नॉलेज के लिए पढ़े होंगे और वो मेहनत उनकी आगे भी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में भी काम आती है। तो अगर कोई बच्चा मेहनत करे और मार्क्स ना आए तो डेफिनेटली एक ये तो बुरा तो फील होता ही है। बट जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसको आई विल से कि हम फीडबैक मैकेनिज्म की तरह लें, रादर देन कि मेरा सिलेक्शन या रिजेक्शन का कोई टेस्ट हो रहा है। अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म लेके मैंने ये टॉपिक पढ़े थे, अब इसके क्वेश्चन में से नहीं हुए सॉल्व, तो उसका रीजन क्या है, रीजन ढूंढें, उस पर काम करें। तो फीडबैक हम लेते हैं ना कि जो चीज हमारा वीक है उसको और बेटर करें, या फिर कुछ मतलब जो टेस्ट होते रहते हैं, जो टेस्ट देते रहते हैं, उस टेस्ट को एज अ फीडबैक मैनेजर। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चा वहीं से डिप्रेशन में स्टार्ट होता है कि मेहनत भी कर रहे हैं बट मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं बोलूँ कि मार्क्स में तोलने की बजाय उसको हम कोशिश करें ये देखने का कि मैंने क्या क्या गड़बड़ की, क्या क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। अगर इस चीज पे हमारा ध्यान रहेगा तो सूनर और लेटर परफॉर्मेंस अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, अभी कोविड की वजह से तो जैसे हम जानते हैं कि अभी ऑनलाइन जो है काफ़ी स्विच आया है, बच्चे ऑनलाइन आए हैं, ऑफलाइन भी है ऑफ कोर्स। आपके हिसाब से अगर हम जेई प्रिपरेशन की बात करें तो व्हाट इज़ बेटर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? इसमें वैसे तो काफ़ी कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई विल से कि ऑनलाइन इज़ मच बेटर, क्योंकि वहाँ पे बच्चे की नीड के हिसाब से कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। ऑफलाइन में तो क्या, एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और आगे चल के जैसे प्रिपरेशन काफ़ी साइंटिफिक सी हो जाती है कि हमारे पास 30 चैप्टर्स हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। मैं आईआईटी जेईई की बात करूं तो एक बच्चे का हो सकता है एक टॉपिक वीक हो जाए, दूसरे का दूसरा वीक हो जाएगा, तो वहां पे हर बच्चे की नीड के हिसाब से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मतलब वहां तो एक यूजुअल जनरल लेक्चर चलेगा, बट ये वाला जो कस्टमाइजेशन है वो ऑनलाइन में पॉसिबल है। तो अगर आप एफिशिएंट डिलीवरी की बात करोगे तो डेफिनेटली ऑनलाइन इज वे अहेड देन ऑफलाइन। और ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आया भी इसीलिए क्योंकि ऑफलाइन में जो जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि अगर बच्चा मान लिया घर पे बैठ के उसको सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई वॉच नहीं है तो हो सकता है कि वो लेक्चर ही ना देखे। क्लास में अगर घर से वो निकल गया है, क्लास में जाके बैठा है, तो उसे सुनना तो पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो अगर डिसिप्लिन का बहुत हैवी इशू है तो फिर आई विल से कि बच्चे को ऑफलाइन की तरफ जाना चाहिए। वैसे अगर मैं आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आईआईटी जेईई में तो जो सेलेक्ट होने वाला क्राउड है वो बच्चा हाईली मोटिवेटेड होता है। उसको तो मतलब किसी भी तरीके से नॉलेज चाहिए होता है, उसको मोड से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो जो बच्चा उस लेवल तक मोटिवेटेड है तो वो किसी भी मोड में पढ़ लेता है। एंड जैसे कोविड में ऑनलाइन आया तो सभी लोग वर फोर्स टू गो फॉर ऑनलाइन। उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन खुला तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को ऐसे सुनते हुए, मतलब ऐसे बोलते हुए सुना कि ऑनलाइन की वजह से हमारी प्रिपरेशन खराब होगी। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हो सकता है जहां उन्होंने ज्वाइन किया हो वहां पे इफेक्टिव डिलीवरी ना दी गई हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत नया था। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट के लिए जो ऑलरेडी ऑनलाइन में नहीं थे उन्होंने कैसे ना कैसे करके काम चलाया है अपना। तो एक तो रीज़न वो हो सकता है, और दूसरा ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल था कि उनको लगता है कि शायद ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है। तो वो 1-2 साल बीत गया है, अब बहुत सारे बच्चे कोटा जैसी जगह पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मतलब 1.5-2 लाख की फीस देने के बाद और वहाँ पे जो रहने खाने का खर्चा है वो 1-1.5 लाख रुपए देने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन फ्री में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज वहाँ पे बेटर मिल रहा है। तो इस वजह से अगर देखेंगे तो आई विल से कि ऑनलाइन इज मच बेटर अगर बच्चा अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रख सकता है तो। मतलब ये तो है ही। और मैंने जैसे आपका सर जो ऑनलाइन आपका जो ऐप है उसका कंपटीशन, हाँ जी, तो अच्छा उसकी स्पेलिंग में TION नहीं है, SUN।
तो जो बिल्कुल। कंपटीशन ऐप है सर, हाँ जी। वहाँ पर मैंने जब देखा तो उसमें आपके जो बैचेस हैं उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और तब भी जो है मतलब मेजॉरिटी बच्चे जो है उसको ऑप्ट कर रहे होते हैं। तो उसका क्या मतलब, क्योंकि आजकल लाइव जो है हर जगह लाइव और लाइव चीज़ें चल रही है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चे क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के केस में? वैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो लाइव बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट मैंने लाइव का भी डेटा देखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना लाइव ले तो लेते हैं, बट उनमें से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स 1 महीने के बाद रिकॉर्डेड ही पढ़ रहे होते हैं उसकी भी। तो ये लाइव जो है वो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। अदरवाइज मैंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेके देखा है, वो फिर ऑफलाइन जैसी चीज़ ही आ गई। अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं तो वहाँ पे डिलीवरी बेटर हो जाती है फॉर श्योर। लाइव में मतलब अब मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए कि टीचर एक अगर लाइव ले रहा है तो एक दिन में हो सकता है वो 4 क्लास ले रहा हो। अब 4 क्लास में उसका स्लॉट फिक्स होगा कि 3 से 4 उसको लेना ही है मान लिया, या 3 से 4.5 क्लास लेना ही लेना है, चाहे उसका मूड कैसा भी हो। रिकॉर्डेड में क्या है कि उसने रिकॉर्ड करने के लिए तो उसके पास ऑप्शन है। अगर उसका अभी सिर में दर्द हो रहा है तो नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो तो जब करेगा जब अपने बेस्ट मूड में होगा। तो इसलिए डिलीवरी रिकॉर्डेड में बेटर होता है। अब लाइव में एक जिसको हम ये बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन का इशू आ सकता है बच्चे को, तो वो हमने ऐसे सॉल्व किया है कि आर इज रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर। मतलब ऐसे नहीं कि हमने यूट्यूब की तरह एक जगह सारे डंप कर दिए हैं, वो भी क्लासेस की तरह ही आएगा और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्लास अनलॉक होगा। तो जो बच्चा डिसिप्लिन में पढ़ाई करना चाहे तो वो ऐसे कर सकता है। तो मतलब जिसे बोलते हैं बेस्ट ऑफ 2 वर्ड्स लेके मिक्स किया गया है। लाइव का डेफिनेटली शुरू में काफ़ी बच्चों को चार्म रहता है, बट वो बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनको खुद ही भी पता होगा। 90% बच्चे मैंने देखा है, 90% मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई फिगर बना रखा है और ये 90% नहीं है। ये तो हमने अपने जो हम 9th-10th में हम जो पढ़ा रहे थे वहां पर भी वही बिल्कुल बिल्कुल 73% है, ऐसा कुछ नहीं, 90% ही है जहां पे मैंने देखा हुआ है। वो बैक एंड पे काफी बड़ा सैंपल साइज था। 90% बच्चा उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाता है लाइव क्लासेस से, वो उसके बाद रिकॉर्डेड ही देखता है अपने सुविधा के हिसाब से। तो अगर कंटेंट डिलीवर हो रहा है, क्वालिटी कंटेंट है और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है तो रिजल्ट तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा ही होगा। एंड हमारे पास जैसे हमने बोला कि भगवान की दया से हमारे पास यूजली सीरियस बच्चा ही आता है, तो बच्चों की मेहनत है, एक सबसे बड़ा ये भी है, बच्चों की मेहनत है। ऑफ कोर्स, मतलब वो तो है ही। सर एक चीज़ और हुई है जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन की वजह से और ज़्यादा पॉसिबल हो पाया है, कि जो जैसे आपने बताया कि 1.5-2 लाख की फ़ीस दे के और कोटा जाके पढ़ना या कहीं Tier 1 सिटी में जाके पढ़ना, ये हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उस लेवल पे, वो भी आज IIT कर पा रहा है। तो मतलब ये अपने आप में मेरे ख्याल से ऑनलाइन की जीत है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर अभी जैसे कि हम ये तो बच्चे की बात कर रहे हैं, दूसरा जो एक एंड है पेरेंट्स का, ठीक है। पेरेंट्स भी एक तरीके से वो तैयारी जब बच्चा कर रहा होता है तो पेरेंट्स के लिए भी वो परीक्षा का समय होता है। बिल्कुल। जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं या जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो IIT में जाए और वो सारे, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या कोई सजेशन, कोई एडवाइस? हाँ, इसमें मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा कि एक तो बच्चे से डेफिनेटली बच्चे के ऊपर अपनी जैसे बोलते हैं ना कि आकांक्षाओं को ना थोपें ज़बरदस्ती। बच्चे के राय ज़रूर लें कि वो क्या करना चाहता है आगे चल के लाइफ में। उसको ज़बरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ना भेजने की कोशिश करें। एक तो ये हो गया। अब इसका दूसरा पक्ष भी है कि कुछ बच्चे, ये इम्प्रेशनेबल एज होती है, तो कुछ बच्चे हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हों। ये ठीक है, जैसे मैंने बहुत रिसेंटली बताऊं कि एक पेरेंट मेरे पास आए कि ये तो ये बोला है कि मैं तो यूट्यूबर बनूंगा आगे चल के। तो उन्होंने बोला कि आप इसको समझाइए कि यूट्यूबर में अच्छा करियर नहीं है, दैट इज नॉट ए सेफ करियर। तो यहाँ पे पेरेंट बिल्कुल सही है कि यूट्यूबर अगर किसी बच्चे को बनना है तो वो इस एज पे इम्प्रेशन, जिसे बोलते हैं ना इम्प्रेशनेबल एज होता है, तो किसी से इन्फ्लुएंस होके वो सोच रहा होगा ऐसे होगा। अगर किसी को यूट्यूबर रियली बनना है तो वो किसी भी फील्ड से बन सकता है आगे चल के, बट एक मिनिमम इंश्योरेंस होनी तो जरूरी है। तो वी शुड नॉट गो ऑन द आइदर एक्सट्रीम, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा जिसको ये बोलते हैं कि अक्लमंद है वो सही डिसीजन ही लेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ना खुला छोड़ें, एक बार देखें कि वो रैशनल डिसीजन है या नहीं है। दूसरा, उसके ऊपर अपना थोप पे भी ना। तीसरा, फिर मैंने ये देखा है कि जो पेरेंट्स है वो 9 तक तो बिल्कुल सोते रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है वापस।
11th-12th में सडनली वो जाग के फिर बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रख देते हैं कि तेरा तो पता नहीं तू क्या पढ़ता रहता है, तेरे मार्क्स तो आते नहीं, इस तरह की चीजें बोलते हैं। मतलब बच्चा तो ऑलरेडी एक टेंशन में पढ़ाई की वजह से, जी। ऊपर जब पेरेंट इस तरह की चुभती हुई बात बोल देते तो उसको बहुत ही ज्यादा निराशा होती है। मतलब बच्चे हमसे आके शेयर करते हैं कि घर पे भी कोई सपोर्ट नहीं, घर पे तो उल्टे ताने मारते रहते हैं, और हमें दिखता है कि बच्चा रियली में मेहनत कर रहा है। तो 9th-10th में अगर पॉसिबल है तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को, अगेन मैं बार बार घूम फिर के एक ही राग अलाप रहा हूँ कि समझ समझ के वो पढ़ाई करे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव 11th-12th में जब वो बच्चा प्रिपरेशन करेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि जिसका ब्रेन इस लेवल पर डेवलप हो जाता है 9th-10th में ना, उसको 11th-12th काफी इजी लगेगा। उसे लगेगा कि पता नहीं क्यों बोल रहे थे कि आईआईटी इतना टफ है, इतना तो टफ नहीं है। तो रियली में बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर आप बच्चा सिंसियरली डिसिप्लिन वे से पढ़े और उसको सोचने समझने की क्षमता ठीक ठाक है तो वो आराम से निकाल सकता है। बट जिसने रट रट के पढ़ा होगा उसको डिफिकल्टी आने वाली है। तो अगर 9th-10th के पेरेंट्स हैं तो स्पेशली अभी से जाग जाएं, ये कोशिश करें कि बच्चे को ये समझाएं कि समझने की कोशिश करें। दूसरा मैंने बोला कि उस पर जबरदस्ती अपना कुछ ना थोपें। थर्ड, अगर वो 11th-12th में पढ़ रहा है, ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, तो भी हमें दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। एक तो ये पेरेंट्स हो गए कि जो ऐसे बोल देते हैं कि जो इसे करना है कर लेगा, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर उसको वो एक ऐसा पाथ दे देते हैं कि ठीक है अगर हो गया तो ठीक है वरना तो कोई बात नहीं। मतलब ढाढ़स बनाना अच्छी बात है, बट हमें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चा मेहनत नहीं कर रहा इसकी वजह से और वो 1-2 घंटे पढ़ के बोल रहा है कि पेरेंट्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, उस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए कि बच्चा हमें दिख रहा है कि 10-12 घंटे पढ़ रहा है डेली, फिर भी हम उसको पोक करें जबरदस्ती के और पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे ने ब्रेक लेने के लिए 10 मिनट किसी से बात कर लिया तो फिर उसको ताना मारना चालू कर दिया कि तो पढ़ नहीं रहा है, पूरे दिन फोन पे लगा रहता है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। और अगर लो फेजेस आएंगे उस टाइम पे स्पेशली परिवार वाले जो हैं वो उसको जरूर मोटिवेट करें और बोलें कि सब कुछ सही हो जाएगा, आगे बढ़ाएं, तो बच्चा उसी से सक्सेसफुल होता है आगे चल के। ओके, हाँ। बढ़िया। तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए ये वाला आंसर था। सर इसमें एक चीज़ और है, जैसे अभी हम ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड। इसमें हम जैसे कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, जैसे कौन सी बुक्स यूज़ करें, और अगर मान लीजिए हमारी मेजॉरिटी जो यहाँ पर व्यूअर्स है, मेजॉरिटी वो 10th में है, तो ऐसे सवाल भी आए हैं कि वो 10th में है, फ्यूचर में वो करना चाहते हैं, जेई क्रैक करना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, और कब से वो तैयारी शुरू करें। जैसे अभी 10th में है तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा 10th पे फोकस कर रहे होंगे, कब से वो तैयारी शुरू करें। और एक दिक्कत ये भी होती है कि बच्चा जब साइंस स्ट्रीम में जा रहा होता है, उसको नहीं पता कि वो 10th तक तो काफ़ी इजी था जर्नी, पर जैसे ही वो 11th शुरुआत करता है तो वो एक बहुत बड़ा एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है 10th और 11th के बीच में। तो वो एक चीज़, और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, तो वो इन सब चीज़ों को अगर एक कंक्लूजन में अगर हमको अगर एडवाइस करना हो तो क्या रहेगा उसमें? देखिए, मैं बोलूँगा सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारा फोकस 9th-10th, मतलब 10th में है तो बच्चा 10th पे रहना चाहिए। अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो जुलाई अगस्त में ख़त्म कर देते हैं अपना 10th का पूरा सिलेबस ना, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं अभी के लिए? आई विल से हमारे यूट्यूब चैनल से या किसी भी और यूट्यूब चैनल से जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, 11th के पहले 1-2 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। ये ठीक है। जैसे हमारा एक नीट का चैनल भी है, उस पर नीट का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, और आईआईटी जेई का भी है। कंपटीशन नीट के नाम से है और आईआईटी जेई का तो मेरे ही नाम पे है, मोहित त्यागी। वहां से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। उसको पढ़ने से मतलब आप बायो भी पढ़ो और ये भी पढ़ो, एक तो ये थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरफ आपका ज्यादा झुकाव है। मतलब मेरे को तो ऐसे पता है कि मैक्सिमम बच्चे शायद ऐसे डिसाइड करते हैं कि मेरे मार्क्स किस में ज़्यादा है, बायो में ज़्यादा है या मैथ्स में ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो चूज़ करते हैं। दैट इज़ नॉट द करेक्ट प्रोसीजर। ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर हमने 10th का सिलेबस कर लिया है तो आई विल से कि जो इनिशिएशन है वो यूट्यूब चैनल से आप 1-2 चैप्टर फिनिश करने की कोशिश कर सकते हो, और
अगर आप रियली में प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो और साइंस स्ट्रीम में आगे जाना ही है, कंपटीशन की तैयारी करनी ही है, तो हम बोलेंगे कि हम सीरियस स्टडी कर सकते हैं। डेली 2-3 घंटा निकाल के हम एक एक चैप्टर खत्म करते चले जाएं। ये मैंने इसलिए बोला कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अच्छे भी हैं, और अच्छे हैं इन द सेंस के उन्होंने अपना कोर्स पूरा खत्म कर लिया है, दे आर शार्प माइंडेड जिसको बोलते हैं, बट फिर भी वो एक आध चैप्टर पढ़ने के बाद उनको लगता है कि अरे 11th में ही देखेंगे। बट यू शुड अंडरस्टैंड, जितना टाइम आप यूज कर पाओगे उतना ही लाइफ आगे जाके इजी रहेगी, क्योंकि ऊपर जाने का तो कोई लिमिट ही नहीं है। और टॉप 100 में कॉम्पीट करने के लिए यू रियली रिक्वायर, जिसे बोलते हैं कि वेरी गुड ब्रेन प्लस हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो अगर वो आप पहले से ही स्टार्ट कर दोगे तो ऑन बोर्डिंग विल बी वेरी इजी। फिर एक क्वेश्चन, जैसे आपने बोला ना कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो अगर क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट ऐसे बोलते हैं कि 11th और 12th में तो तू बोर्ड पे ध्यान दे ले और 12th के बाद करना, तो दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर, बिकॉज IIT JEE का अब अटेम्प्ट के ऊपर लिमिटेशन है कि आप एक 12th के साथ दे सकते हो और एक नेक्स्ट ईयर और दे सकते हो बस एडवांस में, तो केवल 2 ही अटेम्प्ट है। जो बच्चा अपनी 11th 12th छोड़ देगा, मतलब जिसने 600-700 डेज ऐसे ही छोड़ दिए, उसके लिए आगे 6-7 महीने में पूरा सिलेबस करना और उसको उस लेवल तक पहुंचाना इज लगभग इम्पॉसिबल टास्क। तो जिस बच्चे ने 11th 12th में प्रिपरेशन नहीं किया होगा, उसके लिए सीधा 13th में प्रिपरेशन करके सेलेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 13th में या ड्रॉपर वो भी बच्चा होगा जिसने 11th 12th में प्रिपरेशन कर रखा होगा, फिर भी वो ड्रॉप लेगा, या तो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा या वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा होगा। ऐसे बच्चे से कॉम्पीट करना विल बिकम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मतलब एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली देयर, बट इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस बच्चे ने 11th 12th में प्रिपरेशन नहीं किया होगा जानते हुए, उसका मतलब क्या है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मतलब उसको ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, ज्यादा टाइम की जरूरत है। अगर ऐसा बच्चा फिर लास्ट में 6 महीने के अंदर तैयारी करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। तो 11th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, चाहे आप मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी 10th का एग्जाम दे लिया है, लास्ट एग्जाम हो गया, तो उसके अगले दिन से या कुछ एक छोटा सा ब्रेक लेके और वो शुरू हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और सर टाइम मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, कि जैसे अभी स्कूल भी होता है, क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेस है वो होंगे, उसके बाद कुछ जो स्कूल के काम होंगे, वो सारी चीज़ों के बाद कितना समय बचता है? एक एवरेज टाइम, मतलब कितना देर पढ़ना है? मतलब हालांकि फोकस करके पढ़ना है वो तो है ही, पर बच्चे के पास टाइम नहीं है तो वो कैसे वो कर सके उस हाँ, मतलब इसमें ये है कि 2 चीज़ें, या तो स्कूल में मैक्सिमम जगह अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई ढंग से होती नहीं है, तो वो जो टाइम है वो बच्चे का वेस्ट ही होता है। अब अगर पॉसिबल है तो हमें वो वाला टाइम यूटिलाइज करना चाहिए अपनी JEE की प्रिपरेशन के लिए। आप 11th 12th के बच्चे की बात करें तो दूसरा ये हो सकता है कि स्कूल में रियली में सीरियसली पढ़ाई होती होगी, तो फिर ऐसे बच्चे के लिए लाइफ डेफिनेटली काइंड ऑफ हेल हो जाएगा 1-2 साल के लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं कि जो फुल स्कूल के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं एंड वो सेलेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो सोलेस है वो मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो CBSE के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं पे बेस्ड JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उसी का अपर वर्जन मान लीजिए। तो अगर वो बच्चा स्कूल में एक बार चैप्टर पढ़ रहा है तो उसको JEE में वही चैप्टर पढ़ना ईजी होगा, समझना ईजी होगा। तो उसकी, जैसे बोलते हैं कि उसका एक लेवल अब पहले से हो चुका होगा जब वो चैप्टर पढ़ने के लिए जाएगा, तो वहां उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। बट स्कूलिंग अगर फुल चल रहा है प्लस प्रिपरेशन है तो इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसमें तो फिर ये आता है कि जितना भी आप पढ़ सकते हो, इसमें मतलब बच्चे के ऊपर चॉइस नहीं बचती, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब किसी भी रीज़न से स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पास पूरे दिन में 10-12 घंटे की पढ़ाई करने का मौका रहता है। अब ऐसे बच्चे कम्पीट तो वो भी करेगा, वो भी पढ़ ही रहा है, सिंसियरली पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चे से कॉम्पीट करने के लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ स्किन जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और घर पे स्कूल आवर्स के अलावा, अब ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके ट्रैवलिंग आवर्स कितने हैं, बहुत सारी n नंबर ऑफ चीज़ें हैं। फिर भी मेरे को लगता है कि जो बच्चे से मैं मिलता हूँ वो यूजली 5-6 आवर्स और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे, अपार्ट फ्रॉम जो स्कूल हो गया। और स्कूल का जो होमवर्क वगैरह दे विल ट्राई टू फिनिश स्कूल वाले टाइम में, ताकि उसका स्पिल ओवर बाकी जगह पे ना हो। और ऐसे में थोड़ा सा प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज रहेगा, उन्हें कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेगा क्योंकि टाइम ही अवेलेबल नहीं है। बट
दिस इज द बार्गेन दे हैव टू सेटल फॉर, आई विल से। तो 5-6 आवर्स जो है वो, अच्छा उसमें भी ये होता है कि जैसे अभी एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे PCM है तो क्या तीनों पढ़ने हैं या एक ही पढ़ना है? अगर तीनों मैनेज कर सकते हैं तो तीनों पढ़ने चाहिए, 2 तो मिनिमम पढ़नी चाहिए पर डे। ओके। मतलब 6 आवर्स तक लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो ब्रेन की एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, आई विल से। तो 2 तो सब्जेक्ट पढ़ने ही चाहिए, और तीनों अगर मैनेज हो रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं एक दिन तीनों लेक्चर देखे, अगले दिन 3 का होमवर्क किया। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो दैट इज फाइन। ओके। और अब जैसे जो बच्चे डमी स्कूल जाते हैं, तो मतलब ये एक वन वर्ड में अगर आपका आंसर देना हो, डमी स्कूल या रेगुलर स्कूल, तो क्या आंसर होगा? अगर जेई की प्रिपरेशन के हिसाब से आप बोलेंगे तो आई विल से डमी स्कूल, क्योंकि स्कूल में लिटरली कोई पढ़ाई नहीं होती, चाहे कितना भी अच्छा स्कूल। ओके, ये कुछ हार्श हो गया। ठीक है। सर टाइम टेबल बनाने के ऊपर, जैसे आपका तजुर्बा ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है हमसे, तो टाइम टेबल जो जेई के बच्चे जो लोग सीरियस हैं वो ईयरली बना लेते हैं पूरा अपना प्लान, या मंथली रेडी होता है, वीकली होता है, या डेली बेसिस पे वो रैंडम सा होता है? मतलब आईआईटी जेई में ऐसा है कि जो बच्चा जहाँ पे पढ़ रहा होगा वहाँ लेक्चर तो उनकी तरफ से डिसाइड हो रखा होगा कि आज कौन सा चैप्टर का लेक्चर आएगा, कल कौन सा होगा, तो उसमें तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट बच्चा टाइम टेबल डेली बेसिस पे ऐसे बना सकता है कि अगर वो मान लिया पूरे दिन फ्री है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, कि मॉर्निंग में मान लिया अगर अर्ली मॉर्निंग वाला बच्चा है तो कि 4 to 7 3 आवर्स मान लिया उसने मैथ का स्लॉट दे दिया कि 1.5 घंटे हमें लेक्चर देखना है अगर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो, और बाकी 1.5 घंटे होमवर्क करना है उसी का या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर 7 to 8 मान लिया 1 घंटे उसने ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह और ये सब के लिए छोड़ दिया। फिर 8 to 11 उसने दूसरा 3 घंटे का स्लॉट बना लिया फिजिक्स के लिए, सेम थिंग कि एक लेक्चर देखना है, और बाकी लेक्चर देखना मतलब चाहे वो यूट्यूब से देखा हो या और किसी ऑनलाइन माध्यम से देखा हो, और फिर उसके बाद अपना होमवर्क कर लिया। ये मतलब सीधा सीधा तीनों एक साथ लेक्चर देखने से दिस इज बेटर, बिकॉज इस पे थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो आईज पे लोड कम आएगा जिसको। फिर ऐसे ही एक तीसरा स्लॉट और बना लिया केमिस्ट्री के लिए, और 4th स्लॉट मतलब 3 9 आवर्स हो गए ये। और उसके बाद बच्चे यूजली पढ़ लेते हैं हमारे तो, मतलब 15 घंटे तक पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो आराम से पढ़ लेते हैं। उसके अलावा वो 2 आवर्स का रिवीजन सेशन लगा सकते हैं कि 2 घंटे का, मतलब बीच में ऐसे ब्रेक हो गया। पहले मैंने बोला कि मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, फिर 1 घंटे का ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, फिर 8 to 11 हो गया, फिर 11 to मे बी 12 या 1 हो गया जिसमें उसने लंच वगैरह कर लिया और थोड़ा सा सो लिया आधा घंटे, ताकि बाकी का दिन फ्रेश फीलिंग के साथ जाए उसका। फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक केमिस्ट्री लगा लिया उसने, फिर शाम को वॉक कर लिया, मतलब यूजली मैं एक आइडियल बच्चे का बता रहा हूँ। और फिर शाम को 2-3 घंटे का या 2 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन के कितना वो स्ट्रेच कर सकता है, रिवीजन शेड्यूल हो गया। ये तो उस बच्चे के लिए होगा जिसके पास पूरा दिन अवेलेबल है। जो बच्चा ऑफकोर्स स्कूल जा रहा है या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा है, तो ऑफलाइन कोचिंग में फिर वो मॉर्निंग में मान लिया अगर क्लासेस मॉर्निंग में है तो 8 to 12 या 8 to 1 क्लासेस हो गया, और शाम के सेशंस वो 2-2 घंटे के अलग कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब देयर आर मेनी वेरिएबल, बेसिकली कोई भी स्कीम बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, अब दो बच्चे दोनों ही स्कूल जा रहे हैं, बट एक के लिए ट्रैवलिंग टाइम हो सकता है कि 1.5 घंटा हो। दिल्ली में और बॉम्बे में यूजली ऐसा होता है कि एक तरफ से एक 1.5 घंटा लग रहा है, तो उस टाइम को बच्चे फिर ऑनलाइन लेक्चर देखने में यूटिलाइज करते हैं मोबाइल के ऊपर। तो देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स, बट आई थिंक यू विल गेट ए हैंग ऑफ इट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ शायद। जी सर, अभी ना एक्चुअली हम जहाँ पे रहते हैं तो वी आर बॉम्बे बेस्ड, तो यहाँ पे ना एक वैसा कल्चर धीरे धीरे आ रहा है अब, जो कि जेई और उस तरफ का, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे वो वाला ट्रेंड नहीं था। तो यहाँ पे बच्चा जो है ना वो अभी तक मैं देखता हूँ जब काफ़ी बच्चों से बात होती है तो वो ये डाउट में होते हैं कि वो, अब जैसे उसका मतलब समझिएगा कि बोर्ड के साथ जेई करें या फिर जेई के साथ बोर्ड करें, मतलब मेजर क्या होना चाहिए उनका जो फोकस है? मेजर फोकस ऐसा है कि अगर बच्चा कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो जेई की तैयारी भले ही उसकी बड़ी एवरेज सी चल रही हो तो भी उसमें पीसीएम जो है बोर्ड का वो तो कवर हो ही जाएगा।
और Okay. बाकी के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बचता है वो अपना टाइम स्लॉट निकाल के पढ़ सकता है। वरना काफी बच्चे ऐसा भी करते हैं कि एक बार जेई का सिलेबस जब 12th में फिनिश हो गया दिसंबर तक, उसके बाद वो इंग्लिश मैनेज कर लेते हैं आराम से। बोर्ड के साथ जेई करना आई विल से कि ऑप्टिमम नहीं है मेरे हिसाब से। Okay. अब ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का जैसे बोलते हैं एस्पिरेशन लेवल क्या है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मान लें किसी बच्चे को बोर्ड में ही मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो रहा है तो फिर ऑफ कोर्स उसका पहला फोकस बोर्ड रहना चाहिए। अगर मान लें कोई बहुत ज्यादा, जिसको ये बोलते हैं ना कि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, सारे बच्चे ऑफ कोर्स एक जैसे नहीं होते। तो अगर एवरेज सा मतलब वो जेई की तैयारी करते समय इफ इज कंफर्टेबल तो उसके साथ बोर्ड अपने आप मैनेज हो जाएगा। लास्ट में बोर्ड में जैसे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसमें लास्ट में कुछ बूस्टर जैसी चीजें कर सकते हैं, उससे काम हो जाता है मैक्सिमम बच्चों का। बट जेई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कि आपका 75% मार्क्स आना चाहिए। तो अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है बोर्ड पढ़ने में भी तो फिर उसको आई विल से कि पहला फोकस हमें बोर्ड पे रखना चाहिए कि उसमें ऊंच नीच नहीं हो जाए कहीं। ओके, ग्रेट। सर इसमें अभी फाइनली मैं अभी वो बच्चों के लिए जो इन जनरल है, मतलब चाहे वो अभी 7th में 8th में 9th में 10th में किसी भी क्लास में हो, हाँ जी, जिनका मैथ जो है वो वीक है, हम्म। ठीक है, मतलब ऐसे कई बच्चे हैं जो मैथ से जिनको एक फियर सा होता है, तो उनके वो कैसे अपने आप को उसमें एक्सेल करें और मतलब रिवीजन, मैथ में रिवीजन करने का सही तरीका क्या होगा इन जनरल? देखिए मैथ में एक जैसे बोलते हैं कि नेचुरल फ्लेयर जिन बच्चों का होता है वो तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने आप उन्हें सारी चीजें दिख रही होती हैं कि कैसे कैलकुलेशन चल रहा है। बट जिन बच्चों का नेचुरल फ्लेयर नहीं है उसमें और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इनिशिएशन सही से ना हुआ हो शुरू में तो फिर बच्चों को फोबिया हो जाता है। बट इसका एक ही इलाज है कि जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब मान लें कि कोई 10 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं मैथ्स के, हमसे नहीं सॉल्व हुए, उसमें हमने सॉल्व नहीं हुए तो पहले तो ये क्वेश्चन उठेगा कितनी देर तक हमने ट्राई किया उसको। तो बच्चे थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, बहुत जल्दी ही छोड़ के पूछने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के ऊपर मान लिया मैंने 10-15 मिनट सोचा और वो सॉल्व नहीं हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन ने फिर भी आपको काफी कुछ सिखा दिया, सोचना सिखा दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही उसका आंसर आया और नहीं आया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो सोचना तो हमें जरूर चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लिया हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, फिर हमने उसका सोल्यूशन देखा, फिर हमें थोड़ा सा सोल्यूशन का डाइसेक्शन करना चाहिए कि व्हाट आई वाज मिसिंग, या फिर इसने यही पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग क्यों लिया। तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे भी ना जाएं कि हम 1 घंटे तो यही सोचने के क्या कर रहा है। बट एक बार थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करें कि इसने ऐसे ही क्यों किया, क्या चीज, क्या वीकनेस इसने पकड़ा होगा, या किस चीज पे मेरे को ध्यान देना चाहिए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ये वाला जब होमवर्क करेंगे, भले ही हमसे सॉल्व ना हो क्वेश्चन, बट सोल्यूशन देखने के बाद जब हम ये होमवर्क करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और अब जैसे कि हम लोग मतलब मैं तो यही सुनता आया हूँ कि मैथ्स जो है वो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, और हम करते भी थे उस तरीके से। जो रिवीजन होता है सर, मेरा तरीका ये होता था कि मैं ना जैसे अपने स्कूल लेवल पे कि मैं अगर टेक्स्ट बुक से ही रिवाइज करना है मुझे, जो चैप्टर्स मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करता था। मैं मतलब जैसे ऑल्टरनेट क्वेश्चंस कर लिए या फिर सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चंस कर लिए, ये मेरा तरीका होता। तो आपके हिसाब से रिवीजन का अप्रोच क्या होता है? सीधे दूसरा बुक उठाएं या फिर जैसे भी? हाँ, अगर मैं जनरल बच्चों के लिए बात करूं, स्पेशली उनके लिए जो 11th-12th में IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जैसे अभी मैंने बोला ना, प्रिपरेशन इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है कि जब चैप्टर चल रहा है आपका, तब तो आप उसका जो भी एक्सरसाइज दिया है, जो भी मटेरियल दिया है, उसमें से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कर लिया। फिर जब एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर आया, तो फिर यूजली मतलब आई वुड से कि 99.99% बच्चों के पास टाइम ही नहीं होगा कि पहले वाले चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाएं। क्योंकि जो करंट चैप्टर चल रहा होगा वहां पे भी हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस में भी करना पड़ेगा। पुराने वाले का रिवीजन तो IIT जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही बोलते हैं कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें बीच बीच में इलस्ट्रेशंस भी आती हैं, उनकी एक बार रीडिंग लगा लो तो फिर चीजें हमें रिकॉल हो जाती हैं कि उस टाइम पे क्या क्या पढ़ाया गया था। मतलब IIT जेईई की तैयारी के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, पर केवल उसी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसके पास बच्चों मतलब उस जगह पे बच्चों के पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल टाइम बहुत ही वहां पे जैसे होता है रेयर कमोडिटी है वहां पे, इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि जब चैप्टर चल रहा है तब तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लिया हमने। जब एक बार चैप्टर फिनिश हो गया तो फिर हम केवल थ्योरी से ही रिवाइज करते रहें।
और जो हमने पहले प्रैक्टिस कर रखी होती है वो काफ़ी हमें रिकॉल हो जाती है. दिस इज द मेन पर्पस. जब एक बार कोर्स फिनिश हो जाए तो फिर बचा हुआ मटेरियल कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा मैनेज कर पा रहा है कि पुराने क्वेश्चन, जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है डेली प्रैक्टिस पेपर का, डीपीपीस करके बोलते हैं, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आते रहते हैं पुराने वाले चैप्टर के. तो अगर कोई बच्चा डीपीपी साथ में कर पा रहा है तो वो एक रिवीजन का बहुत अच्छा सोर्स है. हाँ जी. मल्टीपल बुक्स करना ये सही होता है इन जनरल? आईआईटी जेई में ये पॉसिबल नहीं है. मतलब आईआईटी जेई में अगर उसने कहीं पे भी एडमिशन ले रखा है तो जैसे हम जो मटेरियल देते हैं, हमने तो चारों तरफ से छान छून के मटेरियल दे रखा है कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो. तो वो मटेरियल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है और हमें खुद पता है कि वो मटेरियल बहुत ज़्यादा है. कोई बच्चा कर ही नहीं पाएगा उसमें. हार्डली देयर विल बी 1 और 2% जो उस पूरे मटेरियल को फिनिश कर पाएंगे. बट ये है कि उसमें से अगर कोई बच्चा 50% कर लेता है तो भी उसकी रैंक आराम से 2000 के अंदर आ जाएगी. तो बाहर की बुक्स का तो कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि यही नहीं कंप्लीट होगा उससे. ग्रेट सर, अभी तो मेरे ख्याल से सवाल सारे हो गए. बस एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद की ज़िंदगी और उसके मतलब कॉलेज वाली ज़िंदगी और उसके बाद वाली ज़िंदगी, हाँ जी. कंपेयर टू जो मेहनत करी, स्ट्रगल करा है, तो वो कैसा होता है? वो तो आई विल से कि किसी भी अगर आप आईआईटीएन से पूछोगे या किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से पूछोगे तो शायद सब ये बोलेंगे कि कॉलेज वाला टाइम उनका सबसे बेस्ट टाइम था और वहाँ पे पढ़ाई भी करनी पड़ती है ऑफ कोर्स. और दूसरा ये होता है कि जो पीयर लर्निंग होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताया हुआ टाइम होता है, जो उनसे सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्किल इन्हेंसमेंट होता है, वो बहुत ही इंजॉयबल जर्नी और एक्सपीरियंस होता है जो बच्चा लाइफ लॉन्ग याद रखता है. एंड आई विल से कि दिस इज़ वर्थ. आप उस जगह पे पहुंचने के बाद लगता है कि जो हमने मेहनत की वो वर्थ था और करनी चाहिए थी. लाइफ में ज़बरदस्त, जैसे बोलते हैं ना कि एक सुनहरा पीरियड आता है, गोल्डन पीरियड आता है, वो जो कैंपस लाइफ है उसका फिर अलग ही फ्लेवर मतलब है, वो जो अलग ही आनंद है. हॉस्टल में मस्ती करने का हक बनता है उसके बाद. हाँ जी, बिल्कुल बनता है. तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे, जो भी ऑनेस्ट आंसर्स मिले बच्चों को काफ़ी हेल्प होगा और आई होप जो यहाँ पर जो एम था हमारे इस कॉन्वर्सेशन का वो पूरा हुआ होगा. अगेन थैंक्स अ लॉट सर फॉर कमिंग, फॉर गिविंग योर टाइम. और आगे फिर से हम कोशिश करेंगे एक और बार कभी कनेक्ट करें किसी और कॉन्वर्सेशन में. एंड बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर से मोहित त्यागी सर का जो चैनल है वो एक बार विजिट करिएगा. इफ़ यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर आपको जेई मेंस और स्पेशली एडवांस के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, सर आप थैंक यू वंस अगेन. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर. इट वाज माय प्लेजर टू कम टू दिस थिंग एंड अगेन फ्यूचर में कुछ होगा तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू कम. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू. Download the app now.